नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज गृह मंत्री से मिलेंगे उद्धव गुट के सांसद। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 11 बजे संसद भवन में ये मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर के एक बार फिर से आमने सामने दो सरकारें नजर आ रही है। आज गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे उद्धव गुट के सांसद। सुबह 11 बजे संसद भवन में ये मुलाकात संभव बताई जा रही है। जी हां, और देखिए किस तरीके से यहां पर लगातार एक कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर तमाम रिएक्शंस भी, तल्ख टिप्पणियां भी हमने देखी। और आप देखिए किस तरीके से आज खबर ये सामने आ रही है कि आज गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे उद्धव गुट के कई सांसद। सुबह 11 बजे मुलाकात होनी है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि जो कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद है, क्या ये थम पाएगा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं एक दूसरे पर केंद्र सरकार को लेकर तमाम तल्ख टिप्पणियां जो है वो लगातार की जा रही हैं। लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास अब लगातार किया जा रहा है। खबर यह सामने आ रही कि आज सुबह 11 बजे संसद भवन में एक मुलाकात होने वाली है, जहां पर गृह मंत्री से उद्धव गुट के सांसद मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा होगी, बात होगी और जल्द से जल्द इस तमाम जो समस्याएं सामने आ रही हैं इसका समाधान करने पर भी चर्चा हो सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जरा ये बताइए कि कर्नाटक महाराष्ट्र का विवाद अब दिल्ली पहुंच चुका है। आज बैठक भी गृह मंत्री के साथ उद्धव गुट की बताई जा रही है। बिल्कुल, अभी अभी संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, शिवसेना ठाकरे गुट के बड़े चेहरे हैं, वो मुंबई से रवाना हुए हैं एयरपोर्ट के लिए और अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। और उन्होंने बताया कि वहां पर उनकी गृह मंत्री से बैठक होनी है। हालांकि ये बैठक पहले ही होनी थी, इसके पहले जो है कल ही जो है इस मामले में जो है बैठक होनी थी, लेकिन बैठक किन्हीं कारणों से रद्द हो गई थी। और दोनों ही गुट के नेता, चाहे वो जो वो महाराष्ट्र के जो सांसद हैं या मंत्री हैं वो, या फिर ठाकरे गुट के नेता, दोनों मिलना चाहते थे। लेकिन आज दो बड़ी खबरें जो है वहां से आ रही है। एक तो आज भाजपा के जो कई विधायक हैं और मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। उसमें उदयन राजे भोसले हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, अनिल बोंडे हैं, धनंजय महाडिक हैं, पीयूष गोयल मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं। ऐसे तमाम लोग जो है वहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने की बातचीत सामने आ रही है और उनसे मिलकर दो अलग अलग विषय हैं जो आज महाराष्ट्र के बड़े विषय हैं। एक तो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद है। संदीप जी, देखिए सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि पूरा मसला जो है वो जल्द से जल्द सुलझे, क्योंकि देखिए दोनों जगहों पर सरकार जो है एक ही पार्टी की है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब ये बैठक होगी तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, कितना समय और लगने वाला है इस पूरे विवाद को? देखिए, बैठकों को लेकर कल देवेंद्र फडणवीस से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। उन्होंने जो है काफी कुछ चीजों पे खुलासा किया है और कोई गुप्त रिपोर्ट जो है भेजी गई है दिल्ली, और उसके आधार पर तो ये पूरा सीमा विवाद क्या है, क्यों सीमा विवाद भड़काया जा रहा है, पहले कहां से भड़काया गया, ये सारी बातों की रिपोर्ट ऑलरेडी अमित शाह जी के पास जा चुकी है। उसी मामले पर जो है बैठक होनी है। दूसरी, जो भाजपा नेताओं के जो भाजपा सांसद हैं वो जो वहां बैठक कर रहे हैं, उसमें यह है कि राज्यपाल कोश्यारी जो बार बार विवादित टिप्पणी दे रहे हैं, महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, ऐसे मामले पर जो है तो सुनवाई हो, कोश्यारी जी को हटाया जाए और शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर जो बार बार टिप्पणी करते रहे उसको लेकर महाराष्ट्र की जनता की भावना को समझा जाए। ऐसे दो अलग अलग आखिर वो क्या मुख्य वजह है जिस वजह से इन दोनों राज्यों के सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं सीमा विवाद देखने को मिल रहा है और ये समस्या का समाधान दोनों सरकारें आपस में बातचीत करके नहीं निकाल पा रही हैं? देखिए, ये सीमा विवाद आज का विवाद नहीं है। इससे पहले जो है कई सदियों से जो है ये विवाद चलता आ रहा है। और अगर हम देखें तो ये विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, इस पर भी वहां सुनवाई होनी है। लेकिन इसके बावजूद अब तक जो है हमेशा सरकारें, वहां पर कभी कांग्रेस की सरकार रही है तो यहाँ सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर विरोधी दल की रही हो, इस तरह की स्थिति रही है। लेकिन उसके बावजूद दोनों सम सरकारें जो है वहां होने के बावजूद जो है ये मामला हमेशा से ही खींचतान का रहा है।
जो कर्नाटक के सीमा पर जो इलाके हैं वहाँ के लोग जो है हमेशा सुविधाओं के अभाव में, बाकी चीजों के अभाव में जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है पशुपेश जैसी स्थिति जो है वो कहने के बीजेपी के सामने है। हालांकि देखना ये होगा कि आज जब 11 बजे एक बैठक होगी जिसमें उद्धव गुट के सांसद और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे और आखिर ये विवाद कब खत्म होगा इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कर्नाटक के मैंगलुरु में बुर्के पर बवाल देखने को मिला। एक बार फिर से बवाल मचा है बुर्के को लेकर के। बुर्का पहन करके एक हिंदी गाने पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। डांस करने वाली 4 मुस्लिम लड़कियां सस्पेंड कर दी गई है। देखिए बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी बुर्के को लेकर तमाम बड़ी सवाल और तमाम विरोध जैसी स्थिति देखने को मिली है। कर्नाटक में पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। उसके बाद देखिए बुर्का पहनकर हिंदी गाने पर डांस किया गया। आपको जानकारी दे कि लड़कियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मैंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की यह पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम लड़कियों के डांस का वीडियो बना। दोस्तों ने यह वीडियो बनाया, मुस्लिम छात्राओं का डांस वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद बवाल भी मचा। कार्रवाई हुई तो इन 4 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो तस्वीर भी दिखा रहे हो, ये वही वीडियो है जो वीडियो वायरल हुआ 4 लड़कियों का डांस करते हुए। दरअसल इन लड़कियों ने बुर्का पहना हुआ था और बुर्का पहनने के साथ में उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद से उनके दोस्तों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद देखते ही देखते बवाल छिड़ गया। देखिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस पूरे मसले पर प्रमोद जुड़े हुए हैं। प्रमोद जरा पूरी जानकारी दीजिए, जरा बताइए क्या है पूरा मामला, एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले पर। देखिए मैं आपको पूरी बताऊं, मैंगलोर पहले भी हमेशा एक कंट्रोवर्शियल प्लेस रहा है, कई ऐसे मामले सामने आते रहे। ये घटना जो हुई है ये मैंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुई है। यहाँ पे कॉलेज छात्र संघ का एक एनुअल प्रोग्राम था जिसमें एक आइटम डांस पेश किया गया 4 लड़कियों के द्वारा। ये मुस्लिम लड़कियां थी और उस समय काफी अप्रिशिएट हुआ, तालियां बजी और कुछ दोस्तों ने इसका वीडियो बना लिया। और वीडियो बनाने के बाद जब ये उनके सर्कल में जब ये वायरल हुआ तो उसके बाद इनके परिवार से और दूसरे मुस्लिम समुदाय के पास जब ये डांस पहुंचा वीडियो के माध्यम से तो उन्होंने आपत्ति ली। उसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट से बात की और उसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट देखा कि ये मामला फिर बिगड़ सकता है, क्योंकि मैंगलुरु पहले से ही इस बात के लिए जाना जाता है कि काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है छोटे छोटे मैटर्स पर। तो कॉलेज मैनेजमेंट ने तुरंत इस पर एक्शन ले, जो डॉक्टर सुधीर हैं कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने चारों जो छात्राएं हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। और हालांकि दूसरे जो छात्र हैं उनके बीच में ये नाराजगी जरूर है कि केवल एक डांस की वजह से इस तरीके से छात्राओं को सस्पेंड कर देना केवल एक समुदाय के दबाव के चलते, ये भी एक चर्चा उठ खड़ी हुई है। और निश्चित तौर पे ये विवाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ मॉडर्न सोच है और एक तरफ इस तरीके से डांस की वजह से 4 छात्राओं को क्योंकि ऐसे गानों पर अक्सर एनुअल प्रोग्राम्स में डांस पहले भी होते रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस तरीके से पहले मामला बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा प्रमोद आपने कि हर बार क्यों इस तरीके से हर मामले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जाती है। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोढ़ा की जिंदगी पर बनी वेब सीरीज खाकी अब उनके लिए मुसीबत का सबब बनती हुई दिख रही है। दरअसल एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही वेब सीरीज खाकी को कामयाबी मिल रही है, तो दूसरी ओर बिहार में अमित लोढ़ा के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि अमित लोढ़ा ने भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ के लिए सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी कहानी बेची, जो गैर कानूनी है। वेब सीरीज खाकी की कहानी बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब पर आधारित है। द बिहार डायरीज नाम की किताब में आईपीएस अमित लोढ़ा ने ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है जिससे बिहार पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। ऐसे में अब आईपीएस अमित लोढ़ा पर कार्रवाई का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। अमित लोढ़ा 1998 बिहार कैडर के आईपीएस हैं और उनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने केस दर्ज किया है। अब आपको बताते हैं कि इस एफआईआर में क्या लिखा है। मगध क्षेत्र के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार, निजी स्वार्थ और लाभ के लिए की गई वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच, प्रतिवेदन की समीक्षा पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों ने की। इसके अलावा सरकारी सेवक रहते हुए नेटफ्लिक्स फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ व्यवसायिक कार्यों में
उनकी संलिप्तता पाई गई थी, जिसकी जांच की गई थी। इसके अलावा विशेष निगरानी इकाई ने ये भी लिखा कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर अमित लोढ़ा के खिलाफ 7 दिसंबर को FIR दर्ज की गई थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। IPS अमित लोढ़ा की कहानी पर सवाल। 1998 बैच के बिहार कैडर के IPS हैं अमित लोढ़ा। तैनाती के दौरान बिहार की घटनाओं पर किताब लिखी। बिहार डायरी नाम की किताब में घटनाओं का जिक्र किया। बिहार डायरी पर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी। वेब सीरीज से बिहार पुलिस की साख को बट्टा। नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर पर रिलीज हुई वेब सीरीज खाकी एक और लोगों को जमकर पसंद आ रही है, तो दूसरी तरफ ये IPS अमित लोढ़ा के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि उनके खिलाफ न इस मामले में सिर्फ FIR दर्ज हो चुकी है, बल्कि उन पर शिकंजा कसने के लिए DCP स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अमित लोढ़ा ने किन माध्यमों के जरिए चल और अचल संपत्ति बनाई है। साफ है कि इस मामले में अमित लोढ़ा पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस पर अधिक जानकारी के साथ प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जरा ये बताइएगा कि नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को लाया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आप कानून में हैं, आप कार्यबद्ध हैं अभी इस वक्त, तो आप अपनी कहानी को नहीं बेच सकते हैं। जरा इस मामले को समझाइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निगरानी ने ऐसे ही उन पर कोई मामला दायर नहीं किया है, क्योंकि निगरानी का ये कहना था कि सरकारी सेवक रहते हुए अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं या कोई किताब लिखते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं या किसी अदर एक्टिविटीज में आप शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेना होगा, क्योंकि सरकार के जो अपने कानून है उसमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर कोई सरकार के खिलाफ जाकर दूसरा काम करता है तो इसके लिए उसको सरकार से परमिशन लेना होगा। और जब अमित लोढ़ा गया के IG थे, उस दौरान उन्होंने उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, साथ ही उन पर यह भी मामला दायर किया गया है कि उन्होंने नेटफ्लिक्स पर जो उनकी किताब की जो फिल्म बनी, जिसको उन्होंने वहां पर रिलीज किया नेटफ्लिक्स पर, और जो फ्राइडे स्टोरी टेलर पर रिलीज किया, उससे जो करोड़ों रुपए उनको मिले, वो सारे पैसे उन्होंने अपने पत्नी के अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर लिया। और इस पूरे मामले की जांच की गई, बड़े अधिकारियों ने जांच की, और जांच में इस बात की सत्यता पाई गई कि अमित लोढ़ा को करोड़ों रुपए उससे मिले, जिसकी जानकारी उन्होंने ना तो सरकार को दी, न ही इस मामले को कहीं भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला। इसको लेकर के जो सरकार के निगरानी विभाग, इसका स्पेशल विशेष निगरानी इकाई है, उसने इस पूरे मामले को दायर किया है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम निरोध के तहत मामला दायर किया गया है, जिसे बिहार में PC एक्ट भी कहा जाता है। और इस PC एक्ट के तहत देखिए, विडंबना देखिए, ये वेब सीरीज जब रिलीज होती है तो अमित लोढ़ा एक इंस्पिरेशन के तौर पर सबके सामने आते हैं, लेकिन आज वो खुद सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। क्या उम्मीद, अब कैसा एक्शन उनके प्रति और लिया जा सकता है? देखिए, सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक DSP स्तर को दिया है, और साथ में सरकार अब उनको सस्पेंड करने की तैयारी में लग गई है, क्योंकि जिस तरह के पूरे मामले आए हैं, जब गया में वो IG थे तो वहां के जो SSP थे आदित्य कुमार, उनके साथ भी उनका विवाद था, और इस पूरे मामले में आदित्य कुमार के खिलाफ भी छापेमारी चली है। इनके खिलाफ निगरानी के विशेष इकाई ने मामला दर्ज किया है। तो अब सरकार के स्तर पर ये कार्रवाई चल रही है कि इनको सस्पेंड किया जाए, और इनके जो अकूत संपत्ति इन्होंने बिहार में
आईपीएस रहते हुए जो अर्जित की है उस तमाम पर छापेमारी की बिल्कुल जाए, बिल्कुल। उसको अब देखना जाए। ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कैसा एक्शन उनके लिए लिया जाता है, क्योंकि अभी तक वो एक इंस्पिरेशन थे, लेकिन अब वो खुद सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका। लगातार नजर बना के आप रखिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की पेशी है आज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी आज खत्म हो रही है। दरअसल आफ्ताब की न्यायिक हिरासत, और यही वो कारण है जिस वजह से एक बार फिर से साकेत कोर्ट में आफ्ताब को आज पेश किया जाएगा। साकेत कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से जब पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, उसके तहत ही इसकी रिमांड बढ़ाई गई थी, और आज वो रिमांड की अवधि भी समाप्त हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, क्योंकि पिछली बार जब कोशिश की गई थी कोर्ट ले जाने की तो लोगों का गुस्सा आफ्ताब को देखते फूट पड़ा था, जिस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ही उसे कोर्ट में पेश किया गया था। और इस बार भी साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसे पेश किया जाना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए बार बार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अब उसकी पेशी लगातार हो रही है, क्योंकि जब पर्सनली उसे लेकर जाया गया था तो लोग काफी गुस्से में थे और उसे मारने का प्रयास भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स भी परेशान हुई थी, लेकिन इसीलिए देखिए सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आज उसकी पेशी होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको राजस्थान से जुड़ी हुई देते हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक बड़ा हादसा हुआ। शादी समारोह में 5 गैस सिलेंडर फट गए, और ये बड़ा हादसा देखिए बैक टू बैक 5 सिलेंडर फटने की वजह से 3 बच्चे समेत 4 की मौत हो गई है। हादसे में दूल्हे समेत 7 लोग झुलस गए हैं। कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायलों से मिलने जोधपुर जाएंगे सीएम, ये भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही वो तस्वीर भी जोधपुर से दिखा रहे हैं जिस दौरान शादी समारोह इस घर पर होना था। लेकिन देखिए कि कैसे शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया। यहाँ पर इस वक्त मातम का माहौल पसरा हुआ है, क्योंकि दरअसल राजस्थान में जोधपुर में बताया जा रहा है कि एक हादसा हुआ। इस हादसे में शादी समारोह में 5 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, जिसके बाद कई लोगों की जाने गई, तो वहीं 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस बीच एक बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आपको बता दें कि सीएम इस वक्त पहुंच चुके हैं उन लोगों से मिलने जो लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री
आज पहुंचे हुए हैं उन तमाम घायलों से मुलाकात करने के लिए जहां पर यह हादसा हुआ। जोधपुर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भूंगरा गांव में यह हादसा हुआ। शादी समारोह था, लेकिन बैक टू बैक 5 सिलेंडर एक एक करके फटे और 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं तमाम घायलों से मुलाकात करने के लिए। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई भी दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए उनके लंबे जीवन की कामना की है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है, 76वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जरा इन तस्वीरों को भी आप देखिए। ये तस्वीर देखिए राजस्थान के रणथंभौर की है, जहां पर सोनिया गांधी को आप देख पा रहे होंगे, राहुल गांधी को आप देख पा रहे होंगे, सफारी में आप देख पा रहे होंगे उन्हें, और यहीं पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने परिवार के साथ पहुंची हैं। एक तरफ आप देखिए नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ये ग्रीटिंग्स यानी कि ये जो शुभकामनाएं हैं उनको दी गई हैं। बर्थडे ग्रीटिंग्स टू श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रेइंग फॉर हर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। उनके कामना जो है वो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, लंबा जीवन उनका रहे। आज 76वां सोनिया गांधी का जन्मदिन है और देखिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान के रणथंभौर जिले में पहुंची हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा को मात दे दी है। तो आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 34,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। लगातार बढ़त बनाए रखने वाले आसिम रजा आखिरकार चुनाव हार ही गए। कई बार तो मुकाबला बेहद करीब होता हुआ दिखा, लेकिन बाद में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। और देखिए ये एक संकेत, ये संदेश हमेशा से ही लगातार बीजेपी द्वारा दिया जाता रहा है कि देखिए गढ़ किसी भी का हो, बीजेपी सेंधमारी करने में सफल हो जाती है, क्योंकि उनकी जो रणनीति है वो ऐसी होती है। रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजयी हुई है, इसके लिए रामपुर के हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है मैं उस पर खरा उतरूंगा। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मुर्तुजा स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, जो गढ़ था, और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया। वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। तो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि कॉलेजियम प्रणाली देश का कानून है, कॉलेजियम सिस्टम का पालन किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दरअसल जजों की नियुक्ति के लिए निर्धारित कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तनातनी बनी हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कह दिया है कि कॉलेजियम सिस्टम लॉ ऑफ द लैंड है, जिसका अंत तक पालन किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने कहा है कि समाज में ऐसे वर्ग है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून से सहमत नहीं है, तो क्या अदालत को उस आधार पर ऐसा कानून को लागू करना बंद कर देना चाहिए? अगर समाज में हर कोई में ये तय करे कि किसे कानून का पालन करना है और किसे कानून का पालन नहीं करना है, तो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जजों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से की जा रही देरी से भी संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था।